ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। मैंने कुछ चीजों के एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी अभी भी दिए सेंटर ऑफ मास के बारे में, कि सेंटर ऑफ मास में हमें कैसे आइडिया लगता है यूनिफॉर्म चीजों का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने एक एक्टिविटी करके भी देखी जिसके अंदर हमने क्या किया, एक स्केल को बैलेंस करके देखा। अगर 30 सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा था, और अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो 7.5 सेंटीमीटर पे वो बैलेंस हो रहा था। ठीक है, अब आगे जैसे कि हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में और भी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो स्ट्रीट्स पे आपने देखा होगा, जो कुछ एक्टिविटीज करके दिखाते हैं, राइट, वो लोग एक बैम्बू स्टिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैम्बू स्टिक का यूज करते हैं। और वो बैम्बू से स्टिक जो होती है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, दे आर यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ बैलेंस। ठीक है, एक और चीज समझिए कि सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड करेंगे किसी भी सिस्टम का, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास we are defining this center of mass for the system of the particle. So we are defining it for define for the system of particles. ठीक है, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर डिस्क्रीट सिस्टम होता है और एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है। कौन कौन सा होता है? डिस्क्रीट सिस्टम होता है और एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है। We can write system of particles and इसमें दो चीजें हैं, एक डिस्क्रीट सिस्टम और दूसरा कंटिन्यूअस सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम एंड कंटिन्यूअस सिस्टम। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया कि मान लो कि हमने एक डिस्क ले ली, मान लो ऐसी, ये क्या ले लिया, एक डिस्क ले ली। अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास आपको पता है कि यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा। राइट, क्लियर है बेटा? Yes, sir. लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? हम ये नहीं कह सकते कि देख के कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, हम लोग इसका एग्जैक्टली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अब अगर हम डिस्क्रीट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इस पे मान लीजिए कि हमने एक 2 kg का मास यहाँ ले लिया, एक 3 kg का मास यहाँ ले लिया, और एक यहाँ पे 3 kg का मास ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक ये डिस्क्रीट सिस्टम हो गया जिसमें कि हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर स्कैटर्ड, दे आर स्कैटर्ड। ठीक है, तो ये एक हो गया डिस्क्रीट सिस्टम। दूसरा होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है बेटा, देखो यहां पर अगर मैं कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करें
तो ये एक कोई रिजिड बॉडी हमने कंसिडर किया है, ये dm मास का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और r डिस्टेंस पे हम उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होगा डिटेल में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ये मैं आपको बेसिक से ऊपर ऊपर की नॉलेज अभी दे रहा हूं कि हम लोग कैसे इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेंटर ऑफ मास। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, छोटा से लिख रहा हूं, COM, दैट इज फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे इसे मैं एक सिस्टम में ले लेता हूं, लाइक वी कैन से XYZ एक्सिस पे। ठीक, ये हो गया, एक यहाँ पे हमने ले लिया और एक यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इसे मान लो मैंने ले लिया आई कैप, ये हो गया जे कैप, एंड ये ले लिया हमने के कैप, राइट। इफ आई से कि यहां पर मैंने एक बॉडी कंसीडर किया है, जस्ट अ मिनट, मान लो मैंने एक ही बॉडी यहां पर कंसीडर किया है जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी मैंने यहाँ ले लिया जिसका मास m2 है, तीसरा बॉडी यहाँ पे ले लिया जिसका मास m3 है, और चौथा बॉडी यहाँ पे ले लिया जिसका मास m4 है, राइट। और क्या किया हमने, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पोजीशन ले ली R1, ये पोजीशन हो जाएगी R2, ये पोजीशन हो जाएगी R3, और ये पोजीशन हो जाएगी R4। तो ये पोजीशंस हमें मिल गई, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस वन इज R3 एंड दिस वन इज R4। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे R जो हमने लिया है दैट इज R1 R2 R3 विच कंसिस्ट ऑफ x y एंड z कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल के नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, मैं उसको r की टर्म्स में ही बता रहा हूँ, दैट r रिप्रेजेंट्स योर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूँ कि सेंटर ऑफ मास r से रिप्रेजेंट करो इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू mn rn by m1 plus m2 plus up to mn। बोलो, समझ में आया कैसे हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास को? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास सपोज दो ही ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया यहां पे और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया यहां पे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है। ठीक है, अब अगर मैं इसका ओरिजिन मतलब कि जो डिस्टेंस इसका रेफरेंस है अगर मैं यहां से लूं तो ये जो दूरी है ये दूरी हो गई x1। ठीक है, और यहां से ये जो m2 मास है इसका डिस्टेंस हो गया x2। ठीक है, समझ में आ रहा है?
Yes, sir. तो जब मैं Yes, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करूंगा, सेंटर ऑफ मास फॉर द टू मासेस, फॉर टू masses, तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और ये जो लाइन ज्वाइन किया हमने, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x सेंटर ऑफ मास। बोलो, आई बात समझ में? Yes, Yes. sir. तो ये x कोऑर्डिनेट के लिए हमने निकाल लिया। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट के लिए भी निकाल सकते हैं, यस और नो? राइट? Yes, sir. तो Yes. अगर मान लो हमें x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, तो वी कैन फाइंड आउट x, y, z कोऑर्डिनेट्स फॉर द सेंटर ऑफ मास। तो फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम देखें, ये मैंने x, y, z कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है। और यहां पर मान लो मैंने m1 ऑब्जेक्ट रखा है और x, y, z यहां पर ले लिया m2, x2, y2, z2, सॉरी दिस इज x1, y1, z1, और यहां पर कहीं m3 ले लिया, एंड दिस इज x3, y3, z3, ठीक है। कुछ ऐसे कहीं भी रैंडमली मैंने चूज कर लिया फिलहाल अभी, ठीक है। Now what we need to find out? We need to find out the coordinates on x coordinates, y coordinate and z coordinate. उसका center of mass दिखाना individually. So we can say x axis का जो center of mass आएगा उसके लिए मैं लिख सकता हूं m1x1 plus m2x2 plus m3x3 by m1 plus m2 plus m3, ठीक है। दूसरा, अगर हम y सेंटर ऑफ मास की बात करें, किसकी बात करें? y सेंटर ऑफ मास की, तो y सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या लिख सकते हैं? m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। और अगर हम z सेंटर ऑफ मास की बात करें, सो m1z1 प्लस m2z2 प्लस m3z3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. यहां Yes, तक किसी sir. को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. नेक्स्ट देखो, नाउ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, कोई भी पार्टिकल है तो डेफिनेटली वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस तो करता ही करता है, राइट। तो वो जब डिस्प्लेस कर रहा है उस टाइम पे उसका सेंटर ऑफ मास भी फिक्स रहता है जब वो डिस्प्लेस कर रहा होता है। लेकिन अगर मान लो उसकी स्पीड में हम कोई वेरिएशन लेके आते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि जो पोजीशन है अगर वो टाइम की रिस्पेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमें दिखेगा कि वो चेंज होता हुआ मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, राइट। तो कैसे होता है वो समझिए। सपोज यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास हमने कंसीडर किया 3 kg है, ठीक। और यहां से कुछ दूरी पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास 1 kg है, 1 kg, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो आप देखिए कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां कहीं है। देखो, सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना कि जहां ज्यादा मास होता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है सेंटर ऑफ मास में, तो उसके पास में ही आपको सेंटर ऑफ मास
हमेशा मिलेगा, राइट। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, इफ दिस ऑब्जेक्ट is moving with 15 meter per second and this object is moving with 10 meter per second, ठीक है। और इसकी न्यू पोजीशंस हमें मिलती हैं, एक यहाँ पर मिलेगा, मान लो यहाँ पर पोजीशन मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम उसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो, आई बात समझ में। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मैं इसे dr बाई dt लिख सकता हूं बेटा, राइट। अगर मैंने यहाँ सेंटर ऑफ मास लिखा है तो क्या यहां पर भी सेंटर ऑफ मास लूंगा, मतलब कि क्या पोजीशन, जो सेंटर ऑफ मास है मतलब जो पोजीशन है उसका हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलो, क्लियर है यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखो जैसे हमारे पास में ये एक पोजीशन थी, ठीक है, समझिए कि ये पोजीशन हमारे पास में थी, आर सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। नाउ यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसे चेंज करूं, लाइक इफ आई से d by dt of r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 डॉट d by dt ऑफ r1 प्लस m2 डॉट d by dt ऑफ r2 प्लस m3 डॉट d by dt ऑफ r3। बोलो, आई बात समझ में। और टोटल मास नीचे कितना आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। समझ में आया। तो यहां पर देखो ये जो है dr बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये हो जाएगा m1 dr बाई dt हो जाएगा, सॉरी dr1 बाई dt हो जाएगा v1 प्लस m2 dr2 बाई dt हो जाएगा v2 प्लस m3 dr3 बाई dt हो जाएगा v3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियरिटी है बेटा, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ठीक है, समझ में आया यहां तक। क्या सिमिलरली हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, क्या सिमिलरली हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो उसमें Yes. क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ dt. सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको, हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। और हमारे पास में वेलोसिटी है तो वो है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो डबल इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाय dt इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा m1 dv1 बाई dt प्लस m3 dv3 बाई dt बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हो जाएगा बेटा m1 a1 प्लस m2 a2
प्लस M3A3, डिवीजन में आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये बेटा आपका आ गया एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। बोलो कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ भाई, No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. ठीक है, पक्का यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इससे जल्दी से कीजिए सॉल्व। M और वो 2M मास की बॉडी है ना, उसके लिए 2/3A आया सेंटर ऑफ। देखो क्या करना है, हमारे लिए इसको M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं और इसको M3 मान लेते हैं। ठीक है, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड दिस इज x3 y3। ठीक, अब देखो, अगर x एक्सिस के अलोंग अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो m1 x1 में देखो मास क्या है m, x1 कितना है बेटा 0, प्लस m2 का मास क्या है, m2 का मास है 2m, x2 कितना है तो a, m3 का मास क्या है m, कोऑर्डिनेट x3 क्या है a/2 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब कि m1 कितना है m, m2 है आपका 2m और m3 हो जाएगा m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m इंटू a प्लस m a/2 बाय 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4ma प्लस 5ma/2 इंटू 4m, m से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास आपका आएगा 5a/8। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. 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 नाउ लेट्स फाइंड आउट y सेंटर ऑफ मास। तो y सेंटर ऑफ मास के लिए अगर हम देखें तो कैन वी राइट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, सो वी कैन राइट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो m1 y1, तो m1 मतलब मास कितना है m है, y1 कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो कितना है बेटा 0 है, तो लिखेंगे 0। m2 का मास है 2m, y2 कोऑर्डिनेट कितना है, y2 कोऑर्डिनेट है 0, तो यहाँ लिखूंगा 0 प्लस m3 कितना है, m3 का मास है m और y3 कोऑर्डिनेट कितना है तो √3a/2, √3a/2 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब कि m प्लस 2m प्लस m।
ठीक, अब ये देखो यहाँ पे ये आ जाएगा √3 ma/2 इंटू ये कितना है 2 + 2 4 m से m कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा √3a/8, ये y सेंटर ऑफ मास आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि x और y क्या आएगा, तो x सेंटर ऑफ मास कॉमा y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 5a/8 कॉमा √3a/8, ये आपका आंसर होगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes. है कोई Yes, डाउट sir. इसमें किसी को? अब No, sir. No, sir. पक्का? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। एक क्यूब है, क्या है? एक क्यूब, कुछ ऐसा। नाउ ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, कुछ ऐसे ले लिया हमने। सो दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जहाँ जहाँ पे मासेस रखे हुए हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे, here, 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 here। कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको टोटल? Eight. कितने हैं? 8. 8. 8. हाँ, तो क्वेश्चन ये है बेटा, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए सच दैट अ पॉइंट मास कैपिटल M इज प्लेस्ड एट ईच वर्टेक्स। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ क्यूब ऑफ साइड A such that a point mass capital M is placed at each vertex। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो
कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, सभी की साइड ए है ये आपको पता है, क्या है, ईच साइड ऑफ ए, तो इसका मतलब ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी, राइट, ये साइड भी ए होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे वो देखो, सबसे पहले जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पे मास m है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, इसको नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो इसे नंबर दे देता हूं 1, इसे नंबर दे देते हैं 2, इसे नंबर दे देते हैं 3, इसे दे देते हैं 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, क्या ये 0,0,0 होगा? Yes, sir. ठीक, अब यहां पे जो सेकंड है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बताओ। 8,0,0. A,0,0, राइट, ठीक। थर्ड का जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या ये थर्ड एक्स और वाई एक्सिस में ही है या जेड में भी है? सिर्फ एक्स वाई में है? 8,0. एग्जैक्टली, A,A,0। फोर्थ पॉइंट है तनिष राज, उसमें क्या होगा? जो फोर्थ पॉइंट है क्या वो एक्स एक्सिस पे है? जो फोर्थ पॉइंट है क्या वो एक्स एक्सिस पे है? 0, A0. 0,A,0, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट के बारे में बताओ। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बताओ। A,0, सोचो और फिर बताओ। सर A,A,A एग्जैक्टली, A,A,A आएगा, बिकॉज एक्स वाई जेड तीनों में आएगा बेटा वो। सिक्स पॉइंट, क्या ये सिर्फ y और z के बीच में है? तो 0,A,A। और जो सेवंथ पॉइंट है वो, क्या ये सिर्फ z एक्सिस पे है? तो 0,0,A। और जो एट पॉइंट है वो, क्या ये सिर्फ x और z प्लेन में है? राइट, तो x के लिए a, 0,A, y पे तो है नहीं 8 पॉइंट। बोलो अब क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes. क्या अब आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए? Yes, sir. देखो क्या आएगा एक्स सेंटर ऑफ मास, मैं आपको एक निकाल के बता देता हूं। हम लिखते हैं बेटा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 प्लस m5x5 प्लस m6x6 प्लस m7x7 प्लस m8x8 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है m1 से लेके m8 तक, राइट। सभी का मास m ही है, ये भी हमें पता है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे हम लिखते हैं m1 मास है तो उसका मास ले लिया हमने m। अच्छा, x1 कितना है देखो, तो 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं है। फिर x2 देखो, तो x2 के लिए कितना है m इंटू ए, तो ये हो जाएगा m इंटू ए। फिर m3 x3, तो x3 कौन सा है, ये रहा,
तो ये भी क्या हो जाएगा m इंटू ए। फिर m4x4, तो m4 का मास m है, x4 कितना है 0, तो वो 0 हो गया। फिर m5x5, x5 कितना है तो a है, तो ये लिख लिया ma। फिर m6 कितना है, मास m है, x6 कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। m7 x7 0 हो जाएगा। m8 x8, तो ये हो जाएगा m इंटू ए डिवाइड बाय टोटल मास 8m। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 टाइम्स ऑफ ma बाय 8m इक्वल्स टू a बाय 2। तो आपका x सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा a बाय 2। सिमिलरली जब आप y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बेटा, तो उसका आंसर भी आपको a बाय 2 ही मिलने वाला है। ये मैं पहले लिख देता हूं। बोलो, समझ में आया? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. no, पक्का? sir. पक्का डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। कल हम इससे आगे देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। कल इससे आगे हम स्टडी करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे, अदरवाइज सब खिचड़ी बन जाएगी फिर। ठीक है।